क्रिमिनल लॉ को जिस वक्त आप मोशन में लाते हैं आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप कंप्लेंट करेंगे या एफआईआर करेंगे। अगर आप लोगों को कभी प्रैक्टिकली इस चीज़ का मौका मिला हो तो आप देखेंगे कि एफआईआर में भी कुछ सेक्शंस लगाए रहते हैं, और जिस वक्त आप कंप्लेंट करते हैं वहाँ भी कुछ सेक्शंस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में लगाया रहता है। एफआईआर को जो आम जो बोलचाल की भाषा में चार्जशीट कहते हैं, या फिर और क्या नाम है उसका, चालान। पुलिस ने चालान कर दिया, पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी, बट उसकी एक्चुअली जो आपके लेजिस्लेचर ने जो नाम दे रखा है वो है पुलिस रिपोर्ट। इस पुलिस रिपोर्ट में की जो परिभाषा दी गई है उसके तहत क्या दी गई है, तो पुलिस रिपोर्ट किसको कहेंगे, 173(2) के तहत भेजी गई रिपोर्ट, ये पुलिस रिपोर्ट है। 173 में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन भेजी गई रिपोर्ट है, मतलब जो प्रक्रिया है, और 173(2) में जो रिपोर्ट पुलिस के द्वारा भेजी जाती है। 173(2) के डी को देखिए क्या लिखा हुआ है वहाँ, क्या लिखता है वो वहाँ, जब उसको किसी तरह का कोई अपराध लगता हुआ प्रतीत होता है, जब उसको प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होने का मतलब क्या उसका विश्वास है कि वो अपराध हुआ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि इस तरीके का कोई अपराध हुआ है, उसको प्रतीत होता है, इसलिए वो ऑफेंस के कंसर्निंग वो चीज़ें वहाँ लगा देता है सेक्शंस वाइज। पहली बात। दूसरी चीज़, जब भी चार्ज लगाया जाता है वो पनिशेबल सेक्शन के कंसर्निंग लगाया जाता है, उसमें डिफिनेशनल सेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं। अगर आपका 378 चोरी का ऑफेंस को परिभाषित करता है तो उसका पनिशेबल सेक्शन कौन सा होगा, 379, 380, बाकी जो भी है। तो जब भी चार्जेस लगेंगे या तो 379 लगेंगे, 380 लगेंगे, 378 नहीं लगेगा, वो परिभाषा बता रहा है उसकी। दूसरी चीज़, जिस वक्त कंप्लेंट फाइल करते हैं आप, तो कंप्लेंट कौन फाइल करता है, क्या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो, नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसको भी इस घटना की जानकारी है वो जब फाइल करता है तो वो अपनी कंसर्निंग कोई ऑफेंसेस उसमें लगा देता है, तो वही ऑफेंस मान लिया जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो जिस वक्त हम चार्ज की बात करेंगे इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, 2B में, और ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है तो इसके ऊपर मान लीजिए कोई चोरी का आरोप है, इसके ऊपर चुराई हुई संपत्ति का आरोप है रखने का, इसके ऊपर मारपीट का आरोप है, ये सब इसके जितने भी आरोप हैं इसके सर पे जा रहे हैं ना। मेरे सर पे इल्जाम लगा हुआ है, लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि जब आपने एक से अधिक शीर्ष हो तो कोई भी शीर्ष हो, ये डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। यानी जब भी हम बात करेंगे तो इसमें से कोई भी एक को हम चार्ज कहेंगे, अगर एक से अधिक हेड है तो। ये भी हो सकता है कि एक मात्र हो, ये भी हो सकता है कि मोर देन वन हो, यही इसका डेफिनेशन कह रहा है। 2B को अब पढ़िए और देखिए क्या लिखता है। ये आपको दो पार्ट में बटा हुआ है, ये चार्ज का टोटल सेक्शन ये है आपको 211 से 224, जिसमें फर्स्ट है फॉर्म्स ऑफ चार्जेस। दो 211 से 200 से और ज्वाइंटर, 224
आपका जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? एक तो पूछ रहा है कि जो चार्ज में जितने भी पर्टिकुलर्स हो सकते हैं उसके कंसर्निंग है कि क्या क्या होने चाहिए। तो पर्टिकुलर्स कहाँ से तरासेंगे? इसके वन से फॉर्म्स ऑफ चार्जेस में क्या क्या होंगे उसके कंसर्निंग। अब जॉइंटर और मिस जॉइंटर की बात आएगी तो हम लोग वहाँ देखेंगे, ठीक है। साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे फोर 465 और जिस वक्त फॉर्म तलाश करते हैं तो हम लोग कहाँ ढूंढते हैं इसको? शेड्यूल में, यानी कौन से शेड्यूल? शेड्यूल सेकेंड फॉर्म 32। और जब भी इसकी चर्चा होती है तो साथ में कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? चार्ज कौन लगाएगा? पुलिस लगाएगी, कॉम्प्लेनेंट लगाएगा, मजिस्ट्रेट लगाएगा? कौन लगाएगा? कौन ऑथराइज्ड है चार्ज लगाने के लिए? कहाँ लिखा हुआ है? 190 में तो कॉग्निजेंस लेता है, चार्ज कहाँ लगाता है वो तो पुलिस रिपोर्ट हुआ, कंप्लेंट हुआ, उसके कंसर्निंग वो कॉग्निजेंस लेता है। जिस वक्त हम लोग ट्रायल देखेंगे, ट्रायल चूँकि अभी हम लोग देखे नहीं, नेक्स्ट क्लास से ट्रायल स्टार्ट होगी, तो जिस वक्त ट्रायल देखेंगे वहाँ हम लोग देखेंगे कि मजिस्ट्रेट ही ऑथराइज्ड है चार्ज लगाने के लिए। चाहे आप 226 दिखेगा या बाद के जो भी सेक्शन है उसको दिखेगा तो वहाँ मजिस्ट्रेट ही लगाता है चार्ज। 228-29%। यहाँ फॉर्म दिया हुआ है इसका, क्या फॉर्म को अक्षरशः पालन करना जरूरी है? जो भी फॉर्म है बिल्कुल सेम उसको उठा के रख दें, या हमें कोई छूट है कि उसमें फेरफार करें? कर सकते हैं। उसके लिए कौन ऑथराइज करता है? कौन सा सेक्शन? 476, क्योंकि हम उस फॉर्म में तब्दीली कर सकते हैं। फॉर्म एक गाइडलाइन है सिर्फ आपकी इनिशिएशन के लिए, जब आप आरंभ करते हैं उसके कंसर्निंग। हमारे पास ट्रायल की डेफिनेशन है क्या? ट्रायल की डेफिनेशन नहीं। किसकी डेफिनेशन है? इंक्वायरी की है। कहाँ दिया हुआ है वो? 2G में क्या कहता है? इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। किसके द्वारा कंडक्टेड बाय? मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो एक चीज आप बताइए कि जहां वो खुद ही इंक्वायरी के डेफिनेशन में लिख रखा है कि अदर देन ट्रायल, तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो ट्रायल और इंक्वायरी को अलग करेगा? यही वो स्टेप है। ये चार्ज जिस वक्त लगता है वहां से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले की स्थिति इंक्वायरी की होती है। जैसे ही चार्ज लगा अब ट्रायल स्टार्ट हो गया। उन मामलों में जिनमें चार्ज लगाया जाता है, समन मामलों में चार्ज नहीं लगाया जाता है, तो जो भी अपराध हैं उसके पर्टिकुलर्स बताए जाते हैं। क्यों? किसको बताए जाते हैं? एक्यूज्ड को। किस लिए? ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। तो हम लोग सारा चीज कंसर्निंग इसी के देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो जरूरी हैं और किस वजह से
क्या क्या चीज उसको बताएं ताकि एक्यूज्ड अपना डिफेंस तैयार कर सके। और इसलिए पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जब फॉर्म ऑफ चार्ज देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन आता है आपका हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, 2 घंटे बाद फ़ोन कीजिएगा, क्लास चल रही है। देखिएगा यहाँ 1 से 7 तक आपके प्रोविजंस हैं कि क्या क्या चार्ज में होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की, हत्या के कंसर्निंग कौन सा सेक्शन होगा? हाँ, बट हत्या की बात कर रहे हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। 300 हमने अभी कहा है कि चार्ज हमेशा पनिशेबल सेक्शन के तहत लगेगा, डिफरेंशियल सेक्शन के तहत नहीं लगेगा। यानी मर्डर का जो सेक्शन है वो कौन सा है? 302, यही है। तो आप क्या कहेंगे अगर मजिस्ट्रेट हैं तो कि मिस्टर एक्स, आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है जो भारतीय दंड संहिता के तहत 302 के तहत दंडनीय है। आप ये बात कहेंगे, यही बात कहेंगे ना अगर कोई मिस्टर एक्स ने कोई मर्डर किया है तो देखिए वहाँ क्या कहता है। तो जब आप चार्ज बनाएंगे, एक तो आपके पास फॉर्म है ऑलरेडी 32 में। फर्स्ट क्या है इंग्रेडिएंट कि आप उसका एक स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट में क्या कहा आपने? मिस्टर एक्स, आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है, ये स्टेटमेंट है। अगर उसका कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है तो इस 302 का स्पेसिफिक नाम क्या है? मर्डर का पनिशमेंट है। तो आप हत्या यानी आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है वो आप देंगे। सेकंड, स्पेसिफिक नाम अगर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था आप किसके लिए कर रहे हैं? एक्यूज्ड के लिए, ताकि उसको जानकारी हो कि इसके ऊपर किस तरह का एलिगेशन। तो थर्ड आप क्या करेंगे? उसकी कोई परिभाषा होगी वो आप बताएंगे उसको, जिससे वो खुल के निकल आए कि किस चीज़ की चर्चा हो रही है। और जब ये निकल आता है, यानी क्या क्या निकल आया? स्टेटमेंट। दूसरा, अगर कोई स्पेसिफिक नाम है। तीसरा, डेफिनेशन। चौथा, अगर कोई सेक्शन है और किस विधि के तहत अगर वो है तो, यानी सेक्शन कौन सा हुआ? 302। ये 302 किस विधि के तहत? आईपीसी के तहत। तो ये भी आपको बतानी होगी। और ये कहता है कि जैसे ही आपने इसको ये लगा दिया तो उसके कंसर्निंग में जो भी सारी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी हो गई। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जैसे ही 302 आपने कहा, इसका मतलब है कि इसने मर्डर किया है। इससे क्या निकल के आता है कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है, कल्पेबल होमिसाइड 299, मर्डर 300, इन दोनों के तहत जो परिभाषा उसमें वर्णित अपराध इसने किया है। आप जानते हैं कि इसमें 5 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हम जब मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं इसका मतलब है कि ये 5 एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है। और इसके फर्स्ट एक्सेप्शन में अगर वो आता है तो इसके बाकी 3 प्रोविजन में वो नहीं आ रहा है, तभी तो मर्डर का ऑफेंस लगेगा। और बाकी जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उसमें भी वो नहीं आ रहा है। आपने जैसे ये बातें कही वो सारी बातें इसमें शामिल हो गई। यही उसका जो आपका सब सेक्शन 5 है या जो भी है, आप देखिए वो क्या कह रहा है वहाँ। कुछ ऑफेंस के कंसर्निंग सारी बातें प्रूव हो गई। उसका इलस्ट्रेशन ए देखिए। कह रहा है कि चार्ज न्यायालय की भाषा में होगा। न्यायालय की कौन सी भाषा होती है? यस,
सेक्शन 272 कोर्ट के लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है, और इसके हिसाब से क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी, जिस भी स्टेट के कंसर्निंग, हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसकी भाषा तय करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो इसकी भाषा में होगा, न्यायालय की भाषा में। और ये कहता है कि प्रीवियस अगर कोई कन्विक्शन है तो उसकी भी चर्चा उस आरोप में होगी। प्रीवियस कन्विक्शन की चर्चा क्यों जरूरी है? कोई व्यक्ति अभी अपराध किया है, उससे पहले भी अपराध करके बैठा हुआ है, हम प्रीवियस सैंक्शन की चर्चा इसके चार्ज में क्यों करें? सील? क्या बात कर रहे हैं, आपराधिक मामलों में तो बिल्कुल नहीं होते। गुड। तो देखिए, पहली बात यह होती है, एक आपका आईपीसी का सेक्शन है, सेक्शन 75। इस सेक्शन 75 के तहत अगर कोई व्यक्ति प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है तो आगे वाले जब भी उसमें कन्विक्शन होगा तो उसको बढ़ा हुआ दंड दिया जाएगा। इसलिए हम सैंक्शन पे, वो उसके सेंटेंस पे सुनवाई करते हैं ना, जिस वक्त हम उसको कन्विक्ट कर देते हैं उसके सेंटेंस पे उसकी सुनवाई करते हैं, और वहाँ ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि क्या उसने प्रीवियसली, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या फर्स्ट टाइम उससे ऑफेंस हुआ है, इसके कंसर्निंग। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या इससे पहले भी प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है तो उसके कंसर्निंग हम इसकी चर्चा करते हैं वहाँ। इसलिए अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो कब किया गया वो ऑफेंस, कहाँ किया गया, कौन से ऑफेंस से रिलेटेड है, उस सब की पर्टिकुलर्स देने होंगे। अगर गलती से छूट गया तो ये बाद में भी ऐड किया जा सकता है। इसका एक नुकसान क्या होता है कि मजिस्ट्रेट बाइस्ड हो जाता है। अगर आप प्रीवियसली कन्विक्शन की बात पहले कह देंगे, क्योंकि हमारा प्रिजम्पशन क्या है कि एक्यूज्ड इनोसेंट है, लेकिन जैसे ही प्रीवियसली कन्विक्शन की बात कहेंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इस वक्त बहुत जरूरी है, लेकिन जिस वक्त अगर छूट भी गया तो बाद में आप इसको ऐड कर सकते हैं। पर्पस ये है कि जो भी इसका इन्हांस्ड आपका सेंटेंसेस होगा वो इसके अकॉर्डिंगली लागू हो जाएगा। क्या इतना से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है? चार्ज के जितने भी पर्टिकुलर्स है वो फुलफिल हो गए? आपसे क्वेश्चन तो पूछा गया था ना कि क्या क्या पर्टिकुलर्स है। जो फॉर्म्स ऑफ चार्जेस के कंसर्निंग 211 से 270 तक के प्रोविजंस दे रखे हैं उसने, 211 में सारी बातें उसने कह दी। कोई ऑफेंस हुआ होगा अगर, तो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में हुआ होगा या किसी व्यक्ति के संपत्ति के अगेंस्ट में हुआ होगा। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। किसी जगह पे हुआ होगा, किसी समय पे हुआ होगा। वो पर्टिकुलर्स पे तो आपको देने हैं। तो ये जो आपका 212 है, ये उन्हीं पर्टिकुलर्स की बात कर रहा है। कहता है कि समय, स्थान, व्यक्ति या वस्तु जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है उसके पर्टिकुलर्स आपको उस चार्जेस में बताने होंगे। व्यक्ति के अगेंस्ट में हुआ है तो व्यक्ति के बारे में, वस्तु के अगेंस्ट में हुआ है तो वस्तु के बारे में वो चीज़ें बतानी होंगी। इसका सेकंड को गौर से देखिए वो क्या कर रहा है। उसने ऑफेंस गिनाया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और जरा उस पारा को गौर से पढ़िए।
अभी के लिए मान लीजिएगा, आया तो है नहीं अभी। कोई व्यक्ति है जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है किसी प्रॉपर्टी का, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। आपने उसको कोई प्रॉपर्टी दे रखी है या कुछ पैसे दे रखे हैं, वो उसका गबन कर रहा है सर्टेन इंटरवल्स पे। मई 2018 में 500 रुपये का गबन किया, जून में 200 का, नवंबर में 100 रुपये का, फिर अप्रैल 2019 में 1000 रुपये का, और मई 2020 में 500 रुपये का। आपको क्या देना है पर्टिकुलर्स में? समय, स्थान और व्यक्ति। ये किस चीज़ के कंसर्निंग हो रहा है? अमाउंट के कंसर्निंग। तो इसने कहा कि इसमें 1 साल कब जाके पूरा हो रहा है? अप्रैल, यहां से दूसरा साल। इसने कहा कि ये 1 साल तक जितने भी गबन हुए हैं इसको एक ऑफेंस मानेंगे, जबकि प्रत्येक बार एक ऑफेंस हो रहा है, लेकिन 1 साल के दरमियान पर्टिकुलर इस ऑफेंस के कंसर्न। कौन सा? जब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, उसके कंसर्निंग इस पूरे ऑफेंस को एक ऑफेंस मानेंगे, जबकि प्रत्येक बार ऑफेंस हो रहा है। तो दूसरा ऑफेंस कब हुआ? ये दूसरा ऑफेंस हुआ। तो जिस वक्त हम इस ऑफेंस का समय देंगे, क्या देंगे? एक समय देंगे, मई से लेके मई तक, ये एक टाइम। वो एग्जैक्ट टाइम तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमें भी पता नहीं है। फिर स्थान, जहां भी वो कर रहा हो वो हमें पता नहीं है। तो एक सकल अमाउंट, मतलब जो भी आपका एप्रोप्रिएट अमाउंट है, इस तारीख तक कितना गबन हुआ है? 1800। एक ऑफेंस के कंसर्निंग 1800, दूसरे ऑफेंस कंसर्निंग 500। ये सब 1 साल के हुए हैं। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है कि सारे ऑफेंस 1 साल के अंदर होने चाहिए। तो ये पर्टिकुलर्स भी आपको देने हैं। थर्ड कहता है कि किस तरीके से अपराध किया गया यह कब बताना जरूरी है। अभी तक आपने क्या डाला था? सेक्शंस डाल दिए थे, उस एक्ट को बता दिया था कि जिसके तहत अपराध हुआ है। अब एक व्यक्ति है जो चीटिंग का ऑफेंस है, उसके कंसर्निंग, तो आप जब तक बताएंगे नहीं कि किस ट्रांजैक्शन में किस तरीके से उसने चीटिंग की, उसको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए उस व्यक्ति का 1 से अधिक ट्रांजैक्शन हो रहा हो और आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की कंसर्निंग आप उसको बता रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन में आपने चीटिंग की है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बताना होगा ना, और किस तरीके से की है। या फिर किसी व्यक्ति पे यह आरोप है कि उसने न्यायालय में कोई मिथ्या साक्ष्य दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, तो आपको बताना होगा ना कि कुछ एविडेंस का कौन सा पार्ट फॉल्स एविडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही कह रहा है कि 213 की जिस वक्त बात करेंगे तो वहाँ क्या कह रहा है कि अपराध करने की रीति कब कथित की जाएगी। रीति मतलब किस तरीके से उसने किया। एक व्यक्ति की हत्या हुई है, क्या यह बताना जरूरी है कि उसकी हत्या कैसे हुई है? क्योंकि वो तो सिंपल सी बात है, जब मर गया तो मर गया। लेकिन जब चीटिंग की बात आएगी तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सी बात से धोखा हुआ आपको। जब आपको फॉल्स एविडेंस देने की बात आएगी तो फिर ये बताना होगा ना कि जब कोर्ट में एविडेंस दिए जा रहे थे, क्योंकि एक एविडेंस तो नहीं होगा,
तो उसमें किस एविडेंस के कंसर्निंग कौन सा पार्ट फॉल्स एविडेंस था। तो वैसे सिचुएशंस में आपको वो मोड भी बताना पड़ेगा कि जिस वजह से वो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। बाकी चीज़ों में जरूरी नहीं है, जैसे मर्डर के कंसर्निंग जरूरी नहीं है, चोरी के कंसर्निंग भी जरूरी नहीं है, क्योंकि चोरी हुई तो चोरी हुई, किस तरीके से चोरी है जरूरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो फिर हम लोग जिस वक्त आईपीसी देखेंगे तब ना उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे कि चोरी कब होता है। नेक्स्ट कौन सा है 214। देखिए 214 को सिंपल इस भाषा में समझिए कि जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको स्टेटमेंट देने के कंसर्निंग उसका हम इस रूप में इस्तेमाल करेंगे जो उसका उस एक्ट में है जिसके तहत वो अपराध दंडनीय है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हम बेयर एक्ट की भाषा में ही बोलें, लेकिन जब हम बोलेंगे कि कोई हत्या हुई है तो उसका मतलब ये हुआ कि हम हत्या के कंसर्निंग वो सारी बातें बता रहे हैं। कौन सी बातें जो आईपीसी में है, इसका मतलब क्या हुआ, वही बात या तो 299 या 300 के तहत वो परिभाषित है और 300 के पांचों एक्सेप्शंस में नहीं आता है, फर्स्ट एक्सेप्शन में आता है तो फिर तीनों प्रोविजंस में से कोई प्रोविजन उसको लागू हो जाता है। तब ये सारी बातें, इसका मतलब यही होता है कि जब भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो उस विधि में जो अपराध दंडनीय है, दंडनीय देखो वहाँ लिखा हुआ है दंडनीय है, परिभाषा की बात नहीं कर रहा है, उस बात की बात कर रहे हैं। गलतियों का क्या इफेक्ट होगा अगर चार्ज लगाया है अपने उसमें कुछ एरर्स हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट होने से पहले आप समझिए कि गलतियां किस तरीके की हो सकती है। एक गलती तो यह हो सकती है कि आपने चार्ज फ्रेम ही नहीं किया, यह हो सकता है। नहीं हो सकता है, कंफ्यूजन क्यों है। हमने क्या कहा कि समन मामलों में चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है। आप नहीं समझे कि मामला समन मामला है कि क्या है, आपने चार्ज फ्रेम नहीं किया। एक कह सकते थे कि जो चार्ज फ्रेम करनी चाहिए थी वो चार्ज नहीं फ्रेम हुआ, दूसरा चार्ज फ्रेम हो गया, ये मिस्टेक है। जो पर्टिकुलर्स हैं कुछ छूट गए, सारी चीजों को हमने फॉलो नहीं किया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। चार्ज के पीछे पर्पस क्या था कि एक्यूज्ड अपने डिफेंस को अच्छी तरह से तैयार कर सके। अगर एक्यूज्ड खुद मिसलीड हो गया तो क्या यह जस्टिस हुआ। मिसलीड कैसे होगा, कैसे मान लेंगे कि एक्यूज्ड मिसलीड हो गया, और कब मानेंगे कि एक्यूज्ड मिसलीड नहीं हुआ। जैसे किसी एक्यूज्ड के ऊपर चीटिंग का ऑफेंस है और उसके ऊपर और कोई ऑफेंस नहीं है, उस व्यक्ति के साथ जिसके कंसर्निंग उसके चीटिंग का ऑफेंस है एकमात्र ट्रांजैक्शन है उसका, और पर्टिकुलर्स हमने नहीं देना भूल गए हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था चीटिंग के कंसर्निंग वो मैनर्स हमें प्रोवाइड करने होंगे, हम देना भूल गए। ये क्या है, एक एरर है चार्ज फ्रेम में। लेकिन तब यह है कि वो एक्यूज डिफेंस करता है, अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है, उसके कंसर्निंग वो ट्रायल फेस करता है। अब हम ये मान लें कि वो भुलावे में है, मिसलीड है, पर्टिकुलर्स नहीं देने के बावजूद जब वो डिफेंस ले रहा है, उसका उस व्यक्ति के साथ एक ही बार ट्रांजैक्शन हुआ है, बहुत बार ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं कि उसकी वजह से वो भुलावे में पड़ जाएगा। तो क्या ये मान लें कि मिसलीड हुआ है, ये मिसलीड नहीं हुआ है। जो उसका इलस्ट्रेशन है हैदर बख्श और खुदा बख्श वाला, वो आप जरा देखिए जो लास्ट इलस्ट्रेशन।
ये इलस्ट्रेशन को ज़रा टिक भी लगा लीजिए, आपसे पीटी में यही इलस्ट्रेशन उठा के रख देता है। क्या हो रहा है? ट्रायल किसका चल रहा है? देखिए 21 जनवरी को जिसकी हत्या हुई है वो कौन है? खुदा बख्श। और ट्रायल चल रहा है किसका? हैदर बख्श का। जब ये सिचुएशन कब की है? जबकि उसके पास एक ही अभियुक्त का मर्डर का आरोप है। दूसरे सीन में क्या हो रहा है? उसके हाथों दो मर्डर हुए हैं, हैदर बख्श का भी और खुदा बख्श का भी। लेकिन जब वो खुदा बख्श का ट्रायल फेस कर रहा है उस वक्त वो हैदर बख्श के साक्ष्यों को प्रस्तुत कर रहा है, और जब वो हैदर बख्श का ट्रायल चल रहा है तो खुदा बख्श के साक्ष्यों को पेश कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो मिसलीड हुआ या नहीं हुआ? तो जब ऐसी स्थिति में होगा तो क्या होगा? ये एरर इस तरीके का है जिससे अभियुक्त भुलावे में पड़ गया और ऐसी स्थिति में जस्टिस नहीं हो सका। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या ऑप्शन बनता है कोर्ट के पास? इसी कोर्ट, यही कोर्ट। देन इसके लिए फिर आप पढ़ेंगे 464। देखिए 464 में क्या कर रहा है, और वहीं लिख भी दीजिए रेड विथ 464। ओमिशन किस चीज का हुआ है? फ्रेमिंग का, एब्सेंस का और एरर का, और साथ साथ वहीं पे है मिसजॉइंटर। और जहां मिसजॉइंटर है वहां उसको अंडरलाइन कीजिए। जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है वो 3 कोर्ट है। एक तो अपीलेट कोर्ट है, दूसरा रिविजनल कोर्ट है, और तीसरा कंफर्मेशन जो देता है वो कोर्ट है। यही कोर्ट अगर लगता है कि इसकी वजह से जस्टिस नहीं हुआ है तो वो सेट असाइड कर देगा। हाँ बता रहे हैं सर, जानबूझ के क्यों होगा बता रहे हैं। पहले उस चीज़ को देख लीजिए, वहाँ 2 प्रोविजंस है। अगर ओमिशन है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का, वैसे स्थिति में रिविजनल कोर्ट हो या फिर आपका अपीलेट कोर्ट हो या फिर कंफर्मेशन वाली कोर्ट हो। कंफर्मेशन वाली कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट। जिस वक्त आप मृत्युदंड देते हैं उस वक्त कंफर्मेशन के लिए कहाँ जाता है? 366 में हाई कोर्ट के पास, तो वो कंफर्मेटरी कोर्ट है। तो ये कोर्ट क्या करेगी? जिस वक्त आपने चार्ज ही नहीं फ्रेम किया है तो वैसे स्थिति में डायरेक्शन देगी चार्ज फ्रेम करने का, और जैसे ही चार्ज फ्रेम होगा, हमने क्या किया कि ट्रायल कब से बिगिन होता है, तो उसके बाद से ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। और कोई इरेगुलरिटीज है, कोई ओमिशंस है उसके कंसर्निंग, यही तीनों कोर्ट है। यानी जो ट्रायल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की अब ये बात नहीं रही, अब ये बात चली जाएगी कहाँ? अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट या कंफर्मेशन वाली कोर्ट जो भी है वहाँ चली जाएगी। और वहाँ जाके ये इस चीज़ को जहाँ की आपका ओमिशन एरर के कंसर्निंग है, वहाँ वो क्या करेगा? आपको कहेगा कि फिर से चार्ज फ्रेम कीजिए, और कोई भी रीति से वो किस स्थिति में पहुँचेगा कि अब फिर से ट्रायल स्टार्ट कीजिए, चार्ज फ्रेम कीजिए, ट्रायल स्टार्ट कीजिए। लेकिन इससे पहले अगर जो भी फैक्ट्स हैं वो अगर प्रूव्ड हो चुके हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, साबित तथ्य हो चुके हैं और उस पर किसी व्यक्ति को कॉन्विक्ट किया जा चुका है, तो वैसे स्थिति में उसके कॉन्विक्शन को कैस कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। 464 में ही है। जब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हम? 215 और 464 के कि कोई भी चार्ज जिसकी वजह से अभियुक्त भुलावे में नहीं पड़ा है, हम ये नहीं मानेंगे कि उससे इनजस्टिस हुई है। और अगर इनजस्टिस हुई है तो वैसी स्थिति में फिर नया चार्ज लगा के या तो हम उसको फिर से ट्रायल में डालेंगे,
और इसके कंसर्निंग अगर कोई कन्विक्शन हो चुका है तो उसको हम क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात जो इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखें ना 465 पे, वहाँ हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि ये जो आपत्ति है क्या बहुत इनिशियल स्टेज पे उठाई जा सकती थी क्या नहीं। 465 का सेकेंड पैरा देखिए। जो भी इरेगुलरिटी, जो भी एरर्स की आप बात कर रहे हैं, ये किससे उम्मीद की जाती है? देखिए, इसलिए यही ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे लॉयर की, क्योंकि उसको इस वक्त पता है कि समरी ट्रायल है या समन मामला है या वारंट मामला है, तो किन में चार्ज फ्रेम होगा, किस में नहीं होगा। आपका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है और अब जाके आप ट्रायल कोर्ट की से हट के अपीलेट कोर्ट में गए हैं, क्या ये इनिशियल स्टेज में नहीं उठाया जा सकता था मामला? ये तो सिंपल प्रोसीजर है। जिस वक्त हम लोग देखेंगे सेशन ट्रायल वगैरह, वहाँ तो है ही कि चार्ज फ्रेम करेंगे, उसके बाद ही तो वो स्टार्ट होगा। वो ठीक है। एक तो यहाँ इसका सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है आपका 216 में। जब न्यायालय चार्ज को या तो अल्टर कर सकता है या ऐड कर सकता है। ये किस कोर्ट की बात हो रही है? ये ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है। ये जो अल्टरेशन है या एडिशन है, कब? निर्णय सुनाए जाने से पहले। निर्णय सुनाए जाने के बाद अल्टरेशन एडिशन हो सकता है कि नहीं? एक बार जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, जज ने दस्तखत कर दी, क्या उसमें अमेंडमेंट किया जाता है? क्लर्कियल और अर्थमेटिकल मिस्टेक को छोड़ के न तो उसका अमेंडमेंट होता है, न ही उसकी रिव्यू होती है। कहाँ है ये प्रोविजन? 362 में। इसलिए इसे कहा कि निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी वक्त जो भी चार्ज लगाए गए हैं उसमें बात वो अल्टर करेगा या एडिशन कर सकता है। इसलिए आपके जो कंप्लेंट में जो चार्जेस सजेस्टेड किए गए हैं या एफआईआर में जो चार्जेस सजेस्ट किए गए हैं, वैसी स्थिति अब बन जाती है कि जिस वक्त फर्स्ट हिस्ट्री में क्या हो रहा था, जिस वक्त वो कंप्लेनेंट की जांच कर रहा था, तो वैसे स्थिति में पुलिस रिपोर्ट पे आया, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है या सोमोटो ले सकता है। इन सब चीज़ों को वो क्या कर रहा था? वो टेस्ट कर रहा था कि जो कंसर्निंग ऑफेंस है क्या वो एक्यूज्ड पे लागू हो रहे हैं कि नहीं। जब एक बार लागू हो गए तो उसने चार्ज फ्रेम किया। चार्ज फ्रेम के दौरान उसने ट्रायल स्टार्ट हुआ। ट्रायल के ड्यूरेशन में कुछ और भी एविडेंस आने लगे और लगा कि नहीं, ये चार्ज नहीं, इसके साथ और भी कंसर्निंग चार्जेज हैं। तो वैसे स्थिति में जिस वक्त निर्णय मतलब जिस वक्त वो जजमेंट प्रोनाउंस करता है, उससे पहले वो किसी भी वक्त चार्ज या तो अल्टर कर देगा या फिर ऐड कर देगा। अल्टर करने का मतलब जो चार्ज उसको हटा के जो भी नया रिसेंटली चार्ज है उसको लगा देगा, और ऐड करेगा मतलब कुछ और भी लोग एक्यूज्ड हो गए तो उसके कंसर्निंग भी चार्जेस लगा देगा। ये कर सकता है। जब इस तरह का कोई अल्टरेशन या एडिशन होगा तो निश्चित रूप से अभियुक्त को बताया जाएगा, एक्यूज्ड को। क्यों बताया जाएगा? मतलब तो वही है ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। तो क्या स्थिति बनेगी? ये तो स्थिति ये बन सकती है कि बिल्कुल नया चार्ज अगर उसके ऊपर लग गया तो दोनों पक्ष, या तो जो आप एक्यूज्ड है और सेकंड पक्ष कौन है, प्रोसिक्यूशन, उन दोनों ही अगर इसको समय नहीं दिया गया तो क्या स्थिति बनेगी? वो न तो सही तरीके से मामले को प्लेट कर सकते हैं, ना वो अपना सही तरीके से डिफेंस कर सकता है। इसलिए वैसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास ये ऑप्शन है
कि अगर ऐसी स्थिति बन गई कि नया चार्ज लगाने से या ऐड करने से इन दोनों पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कौन दोनों के ऊपर, चाहे एक्यूज्ड हो या प्रोसिक्यूशन, इन दोनों पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो जहाँ से ट्रायल स्टार्ट किया था वहीं से वो आगे बढ़ा भी सकता है। और अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, इस तरह की कोई बात है, तो वैसे स्थिति में फिर वो या तो एडजेंट कर देगा फॉर द टाइमिंग, या जहाँ नया चार्ज लगाया है वहीं से फिर वो नया ट्रायल स्टार्ट कर सकता है। नया चार्ज लगाने की कंसर्निंग अगर कोई प्रीवियस सैंक्शन की बात उठ गई, प्रीवियस सैंक्शन की बात कब उठती है, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं ना, किसमें, हाँ उस प्रीवियस सैंक्शन की बात कर रहे हैं। जजेज हो, मजिस्ट्रेट हो या आपका पब्लिक सर्वेंट हो, उनके ऊपर जब वो अपने कर्तव्य, क्या अभी अपने को क्वेश्चन लिखवाया था अभी हमने, या तो अपना लोग कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों और उसके तहत कोई कार्य कर रहे हों, अगर उसके तहत वो कार्य करते हुए कोई अपराध करते हैं तो जैसे भी स्थिति बनती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन गई तो वो तब तक नहीं होगा जब तक कि उससे प्रीवियसली सैंक्शन न ले लिया गया हो। यानी आप चार्ज लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सब पावर किसके ऊपर है, मजिस्ट्रेट के ऊपर। सेशन कोर्ट ऐसा कर सकता है। वो ट्रायल कब करता है, यस, जब वो मामला उसको कमिट किया जाता है या डिफेमेशन का मामला हो तो शायद डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है। दोनों स्थिति में वो भी तो ट्रायल करने के बाद किसी निर्णय सुनाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में वो भी कर सकता है। ठीक है, अब जब एक बार आपने इसको चेंज कर लिया तो निश्चित रूप से जो भी साक्ष्य हो चुके हैं, जो भी आपके साक्षी मौजूद विटनेसेस आए थे, उनकी तो एक बार गवाही हो चुकी थी। अब क्या करेंगे, तो एक्यूज्ड और आपके वो प्रोसिक्यूशन, इन दोनों को हम मौका देंगे कि जिनकी गवाही हो चुकी है, अब ये नए आरोप के कंसर्निंग उनकी फिर से गवाही ले लें, या फिर नया साक्ष्य या फिर नए विटनेस को अगर बुलाने की जरूरत है तो फिर उसको भी बुलाया जा सकता है। एक ही कंडीशन है जब हम नहीं बुलाने का परमिशन देंगे, और वो ये है कि उसके रीज़न हमको रिकॉर्ड करेंगे पहले कि क्यों हम बुलाने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हमको लगता है मामले की परिस्थितियों से कि जो एक्यूज्ड है या जो प्रोसिक्यूशन है वो जानबूझकर तंग कर रहा है या कोर्ट को विलंब करना चाहता है या फिर जस्टिस नहीं होने देना चाहता, तो वैसी स्थिति में फिर हम नए विटनेसेस को अलाउ नहीं करेंगे। अदरवाइज हमें तो करना है तो, लेकिन अगर नहीं अलाउ करेंगे तो उसके लिए रीजन भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, आर्बिट्रेटरी उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। ये कंप्लीट जो आपका 211 से 217 तक का प्रोविजन है वो आपके फॉर्म्स ऑफ चार्जेस के हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्या सभी सवालों के जवाब मिले या नहीं मिले? मिस ज्वाइंटर वाला भी मिल गया? मिस ज्वाइंटर वाला नहीं मिला? अभी 464 जो हम लोग देख रहे थे, हमने कहा कि जरा वहां अंडरलाइन कीजिएगा मिस ज्वाइंटर भी। 464 में क्या था? ओमिशन है चार्ज का या इरेगुलरिटीज है, और साथ में साथ मिस ज्वाइंटर भी है, उसका इम्पैक्ट यही तो पूछ रहा है वो। यानी इनडायरेक्ट वे में वो सेक्शन 464 को ही पूछ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट है उसका ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। ये है आपका
218 से 224। ये सारे प्रोविजन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ विशेष समझाने जैसे नहीं है, फिर भी बस एक बार समझ लीजिए। 218 एक जनरल प्रिंसिपल की बात करता है। जिस वक्त ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस की बात करें, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस का क्या मतलब हुआ कि एक से अधिक चार्जेस किन परिस्थितियों में लगाए जा सकते हैं किसी व्यक्ति पे। तो नियम क्या होगा? सिंपल, एक व्यक्ति एक अपराध करता है तो उसके अगेंस्ट में एक चार्ज बनता है और उस चार्ज का ट्रायल होगा, यानी ऑफेंस, सिंगल ऑफेंस यानी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, डिस्टिंक्ट चार्ज एंड सेपरेट ट्रायल, यही होगा ना। जितने भी अपराध होंगे उसके कंसर्निंग एक चार्ज लगेगा और उसके कंसर्निंग ट्रायल अलग अलग होगा। यानी व्यक्ति एक अपराध करे तो उस पर एक चार्ज का एक आरोप लगाएंगे और उसका विचारण अलग से करेंगे। एक से अधिक अपराध किया तो वैसे स्थिति में हम कब उसका अलग अलग अपराधों का एक साथ विचारण करेंगे, इसकी चर्चा करनी है ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस में। जनरल नियम क्या है कि मतलब डिस्टिंक्ट ऑफेंस, डिस्टिंक्ट चार्ज, सेपरेट ट्रायल। इससे सबसे अधिक सहूलियत किसको होगी? एक्यूज्ड को, क्योंकि उसको डिफेंस किसके कंसर्निंग लेना होगा? उसको उसी चार्ज के अगेंस्ट में डिफेंस लेना है जो उस पे है, और वो चार्ज कितना है? सिंगल है, इसलिए उसको डिफेंस लेना आसान हो जाएगा। लेकिन एक्यूज्ड खुद ही कहे अगर कि नहीं, हमारे ऊपर जितने भी चार्जेस हैं सबका एक साथ ट्रायल किया जाए, ये कर सकता है। तो वैसे स्थिति में मजिस्ट्रेट इस चीज को देखेगा कि क्या उसके इस रिक्वेस्ट पे उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है और क्या वो एक्सपीडियंट है या समीचीन है करना। अगर उसको ये दोनों बातें लगती है तो वो अलाउ कर देगा। सिर्फ उसके लिखित आवेदन पे हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ मजिस्ट्रेट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं है, बट वहाँ जो है मैंडेटरी प्रोविजन देखिए वहाँ और लिखा हुआ है, और मतलब एंड 218 को देखिए क्या लिखा हुआ है। जो सिंपल नियम वहीं से निकल रहा है। 217 इसके जो जनरल प्रिंसिपल है उसको कहता है, लेकिन वहीं से एक्सेप्शंस निकले हैं दो ठो। पहला एक्सेप्शंस जब एक्यूज्ड खुद डिमांड कर रहा है और मजिस्ट्रेट उसको अलाउ कर रहा है, तब उसके ऊपर जितने भी चार्जेज हैं उसका एक साथ ट्रायल हो सकता है। दूसरा एक्सेप्शन वहीं पे लिखा हुआ है कि 219, 220, 221, 223 ये सब के सब उसके एक्सेप्शंस हैं। आइए देखते हैं एक्सेप्शंस को। जनरल नियम समझ गए आप? 219 ये कहता है कि एक साल में उस अभियुक्त ने अगर जितने भी अपराध किए हों एक साल में, एक साल का मतलब 12 महीना, 365 दिन। क्या होता है एक साल का मतलब? यहां एक साल का मतलब 12 महीना है, क्योंकि वहां आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन वैसे अगर आप साल को परिभाषित कीजिएगा कि साल का मतलब क्या होता है, तो इसकी परिभाषा कहाँ मिलेगी हमें? जनरल क्लॉजेज एक्ट में।
और वहाँ साल का परिभाषा क्या दिया हुआ है? जो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर में है साल, वही साल है। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है? ये भी नहीं जानते हैं? हिंदी वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं है, वो तो शक समझ से हम लोग करते हैं ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर वही इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक साल। ये 3 सबसेक्शन 66 जनरल क्लॉजेज एक्ट में ये डिफाइन है। तो साल का मतलब 2017, 2018, 2019 कैलेंडर में जिस तरीके से चलेगा, ये साल की चर्चा करेंगे। तो अगर मान लीजिए उसने 2019 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो एक साल की बात हो जाएगी। यानी हम 2020 में नहीं जाएंगे फिर, या 2017 की बात करेंगे तो 2018 में नहीं जाएंगे, नहीं। इसलिए इसने कहा कि 12 महीने, यानी 12 महीने का मतलब अगर वो मई से स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक। इस बीच में अगर उसने कोई भी अपराध किया हो जो एक जैसा हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के प्रति ही अपराध किया हो, किसी और व्यक्ति के कंसर्निंग भी वो अपराध कर सकता है, बट वो अपराधी एक ही है और उसने साल में एक से अधिक अपराध किए हैं और वो सब एक जैसा है, एक ही किस्म का अपराध है। तो फिर उनमें से मैक्सिमम 3 अपराधों को हम एक साथ चार्ज लगाएंगे और उसका ट्रायल एक साथ करेंगे। कंडीशन क्या है? 12 महीना, हाँ, नॉट एक्सीडिंग 3। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही किस्म का अपराध होना चाहिए। अभी एक किस्म का अपराध क्या होता है? नहीं, एक किस्म का पिक पॉकेटिंग नहीं है, वही एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ही किस्म का अपराध वो अपराध है जिसमें पनिशमेंट की मात्रा जो है वो एक जैसी है। जैसे 3 साल की सजा है किसी ऑफेंस के लिए और किसी और ऑफेंस के लिए भी 3 साल की सजा है, तो ये सब एक किस्म का अपराध है। लेकिन ये कहां सिर्फ आईपीसी में नहीं, आईपीसी में हो या लोकल एक्ट में हो या फिर स्पेशल एक्ट में हो, अगर उसके पनिशमेंट की मात्रा इक्वल है तो वो एक किस्म का अपराध है। दूसरा, इसने कहा कि इस सेक्शन के लिए 379 और 380 ये दोनों एक ही किस्म के अपराध माने जाएंगे। 379 का पनिशमेंट 3 साल, 380 का पनिशमेंट 7 साल। लेकिन दोनों के कंसर्निंग इसने कहा, इसलिए इसने एक्सप्लेन कर दिया कि इस दोनों के कंसर्निंग हम इसको एक ही किस्म का अपराध मानेंगे। यानी चोरी का अपराध हो या घर में घुस के चोरी का अपराध हो, दोनों के कंसर्निंग हम एक ही किस्म का अपराध मानेंगे और इसके कंसर्निंग हम कर लेंगे। और फिर क्या कहा इसने कि इसमें अटेम्प्ट भी आएगा, वो भी इसी किस्म का अपराध है। सिर्फ ऑफेंस ही नहीं, ऑफेंस का अटेम्प्ट भी एक ही किस्म का अपराध होगा। बात समझ में आई? क्या सर? हाँ, हाँ, 3 को, सबको नहीं, मैक्सिमम एक साल में किए गए 3 अपराध। एक ही धारा मतलब एक ही भी जो कोई जरूरी नहीं है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपके एक ही धारा में, अभी हमने कहा ना, इसलिए तो उसने एक्सप्लेन कर दिया कि 379 के सेक्शन में आपको कितना है, 3 साल का पनिशमेंट, 380 में कितना है, 7 साल का पनिशमेंट। लेकिन फिर भी उसने स्पष्ट एक्सप्रेसली इसीलिए कह दिया कि इन दोनों को हम एक ही किस्म का अपराध मानेंगे। और बाकी के कंसर्निंग वो कह रहा है कि अगर कोई भी सेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे एक ही धारा के कंसर्निंग आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 302 का 2 अपराध करता है, मतलब 2 मर्डर किया उसने और फिर एक व्यक्ति को मारने की कोशिश की, उसके सर से होते ही गोली निकल गई। कौन सा अपराध है ये? अटेम्प्ट टू मर्डर। ये किस सेक्शन में आएगा? 307 में आएगा। और अटेम्प्ट भी इसने कहा है
कि एक ही किस्म का अपराध है, इसमें भी शामिल हो जाएगा। तो अब अगर हम इसका ट्रायल करेंगे तो एक ही धारा के तहत दो अपराध हुआ, 302 हैदर बख्श, 302 खुदा बख्श और 307 समवन कोई भी। तो इन तीनों का हम एक साथ चार्ज भी लगा सकते हैं और इसका ट्रायल कर सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड क्या है? 12 महीने के अंदर ये किया गया अपराध हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। इसने कहा कि हम मैक्सिमम 3 का लगाएंगे, ये 3 से अधिक भी कर सकता है, बट पर ट्रायल करने के ड्यूरेशन में हम इसका मैक्सिमम 3 का एक साथ लगाएंगे और ये कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? 1 साल के अंतर्गत, 1 साल का मतलब जनवरी से दिसंबर नहीं मानिएगा, 12 महीना, इसलिए उसने एक्सप्लेन कर रखा है। जबकि ईयर को हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे तो वहां फिर वो उस स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, दो 220 की मार्जिनल नोट्स को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अब इसको आराम से समझ समझ के पढ़िए। टोटल 5 सेक्शन सब सेक्शन है। सीरीज ऑफ एक्ट है और एक ही ट्रांजैक्शन है। एक व्यक्ति है जो किसी को जेल से छुड़ाने की कोशिश करता है और उस कोशिश में जो भी थानेदार या जो भी इसको रोकता है उसको हर्ट करता है। पर्पस क्या था? पीटना पर्पस था क्या उसका? तो जब उसने पीट दिया उस व्यक्ति को तो ट्रांजैक्शन इसका कब जाके कंप्लीट हुआ? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन 6 जिस वक्त हम लोग देख रहे थे एविडेंस एक्ट में, एक ग्रुप ऑफ एक्ट है जो मिलके किसी एक एक्ट को अंजाम देता है। ट्रांजैक्शन क्या है कि बहुत सारे कार्य हैं जो एक समव्यवहार का रूप ले लेते हैं। इसका पहला कार्य क्या था? एक्चुअली ये किस पर्पस से वो जा रहा था? जेल से किसी व्यक्ति को छुड़ाना है, पर्पस ये है। उस पर्पस के कंसर्निंग उसको पता था कि यहाँ कोई थानेदार भी होगा, उसके मर्डर भी कर सकता था, उसको छुड़ा भी सकता था। अब ऐसी स्थिति में उसने उसकी पिटाई की है सर, तो किस किस ऑफेंस के कंसर्निंग इसको हम चार्ज करें? पहला तो 225 होगा, दूसरा 333 होगा, यही होगा ना? देखिए उसके इलस्ट्रेशन में है, लंबा से इन दोनों के कंसर्निंग हम इसका एक साथ ट्रायल कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जो हाउस ब्रेकिंग करता है, पर्पस क्या है? एडल्ट्री करेगा। तो 454 एंड 497, क्योंकि अब एक्ट पुराना हो गया है, चेंजेस तो हुए नहीं है। 497 अब क्या हो गया है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसके रिगार्डिंग? लेडीज को उसमें हम को एक्यूज्ड नहीं बनाते थे, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखिए सेकंड को वही है, वही दो ऑफेंस। पहला क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जानते हैं इसके कंसर्निंग क्या होता है कि 1 साल में भी अगर आपने ये किया है तो ये सिंपल एक ऑफेंस माना जाता है। लेकिन इसको नया ऐड इसलिए क्या है क्योंकि पहले एक स्थिति क्या थी कि जो फॉल्सिफिकेशन होता था डॉक्यूमेंट्स में, आप गबन ऐसे तो नहीं करेंगे ना, आप कहीं डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करेंगे, कोई झूठी एंट्री दर्ज करेंगे, तो फॉल्सिफिकेशन का ऑफेंस एक नया ऑफेंस बनता था। यानी जितनी बार भी आपने डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की है वो एक नया ऑफेंस बन जाता था। जबकि साल भर के कंसर्निंग जब ये करेगा तो एकमात्र एक ऑफेंस होता था।
इसलिए इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते थे, यानी फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। इसलिए हमने ये नया प्रोविजन आपको दिया कि इसमें एक साथ दोनों को आप क्लब कर सकते हैं, यानी फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को भी और ये जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इन दोनों को एक साथ आप क्लब करने की स्थिति में है और दोनों का एक साथ क्लब करके आप एक साथ चार्ज करेंगे और एक साथ फिर इसका ट्रायल कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि कोई ऑफेंस ऐसा है जो एक ही अपराध मतलब एक ही आपके कोड में दो जगह डिफाइंड है। एक छोटा सा बच्चा है किसी स्त्री का और उसको ऐसे बिराने में छोड़ देती है, इतने ठंड में मान लीजिए किसी को रात में छोड़ दिया जाए, किसी बच्चे को, कितनी संभावना है उसके जीवित रहने की? कितनी संभावना है? अगर कोई उसको उठा नहीं ले या उसको कोई रेस्क्यू नहीं मिले, वैसी स्थिति में एक छोटा बच्चा कितनी देर तक जीवित रहेगा? वो मर जाएगा। नॉलेज तो है उसको कि मर जाएगा, इंटेंशन मारने का था क्या? हाँ, मारने का था तो गला दबा देती, कुछ भी कर देती, पटक देती। ये भी तो सोच सकती है कि मेरा नाजायज बच्चा है, कोई उठा के ले जाए, कोई उसको ले जाए, ये भी तो हो सकता है। बट नॉलेज तो है कि इतने ठंडे में मर जाएगा। तो ये जहाँ नॉलेज हो और इंटेंशन नहीं हो, उसके लिए कौन सा ऑफेंस होता है मर्डर में? नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर 304। तो ये ऑफेंस दो जगह डिफाइंड है, 317 में भी और 304 में भी। तो वैसे स्थिति में इन दोनों ऑफेंस को एक साथ चार्ज करेंगे और इसके तहत इसका ट्रायल करेंगे। देखिए इसी में इलस्ट्रेशन है, जब थर्ड का इलस्ट्रेशन जहां स्टार्ट हो रहा है, हाँ सी क्या है वो? हाँ एक्सपोजर, यस वो वाला। वो जो हम इलस्ट्रेशन बोल रहे हैं वह सब इलस्ट्रेशन आपसे पूछता भी है, इसलिए वो आप सिंपल उसको जरूर लगा दीजिए जहां भी आप BRF में पढ़ रहे हैं। हैदर बख्श, खुदा बख्श वाला बहुत बार पूछ चुका है। चौथा है कि बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो खुद अपने आप में ऑफेंसेस हैं लेकिन मिलकर एक नया ऑफेंस बनाते हैं। एक व्यक्ति किसी को लूट रहा है, लूटने के दौरान उसको हर्ट कर रहा है, तो कौन कौन सा ऑफेंस किया? 392 का ऑफेंस किया, 394 का ऑफेंस किया और 323 का ऑफेंस किया। हर्ट कर रहा है तो 323 का, वॉलंटरली हर्ट कर रहा है। तो इन सभी ऑफेंस को एक साथ क्लब करके इस पे चार्ज किया जा सकता है और उसका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। और फिफ्थ को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है कि आईपीसी के सेक्शन 71 क्या है? आईपीसी का सेक्शन 71 जिस वक्त हम लोग सेक्शन 31 देख रहे थे वहाँ इसकी चर्चा हम लोग किए थे। हमने क्या इलस्ट्रेशन दिया था? आप मुझे एक बेंत मारते हैं, एक छड़ी। कितना ऑफेंस किया आपने? एक, फिर 2 बेंत मारा, कितना ऑफेंस किया? 2 किया और लगातार 50 मारते रह गए तो वही 78 का प्रोविजन यहाँ भी लागू होगा कि अगर इस तरह का कोई बात है तो उसमें हम 71 के प्रोविजन को साथ साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रत्येक ऑफेंस को हम साथ साथ काउंट करेंगे, ठीक है? टू 221 इंटरेस्टिंग है, जहां इस बात में शक हो कि कौन सा अपराध किया गया है। एक्ट में डाउट नहीं है,
एक्ट तो ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, बट फैक्ट्स कौन सा ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं यह नहीं पता है। तब ऑप्शन क्या बचता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की, चोरी के बाद उसको चुराई हुई संपत्ति मिलेगी, चुराई हुई संपत्ति को वो रखेगा बेईमानी से। चोरी करना एक अलग अपराध, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना अलग अपराध, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से छिपाना अलग अपराध। ये सब एक साथ हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि इसने कौन सा अपराध किया है। क्या करें हम इसको? वैसे स्थिति में कहता है कि आपके पास ऑप्शन है, या तो कोई एक ऑफेंस इस पे लगा दीजिए, या तो सब लगा दीजिए, या अल्टरनेटिव वे में लगा दीजिए। ये नहीं, या तो ये नहीं, या तो ये नहीं, ये तीनों आप कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जो मतलब मान लीजिए सिंपल आपने उस पर चोरी का लगाया, लेकिन बाद में एविडेंस आया कि नहीं, चोरी नहीं, सिटिंग भी है और साथ साथ इसने चुराई संपत्ति प्राप्त की है, तो देन आप उस अपराध के लिए भी इसको कन्विक्ट कर सकते हैं जिसका आरोप इसने आपने नहीं लगाया है। तो ये हमको इनेबलिंग प्रोविजन देता है उस कंडीशन में जहां एक्ट तो है, मतलब कार्य तो हुआ है या ओमिशन हुआ है और वो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, बट कौन सा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इसमें डाउट है। तो वैसे स्थिति में हमारे पास ऑप्शन है, या तो पूरे के पूरे सारे के सारे कोई एक ऑफेंस लगाते हैं, या सारे ऑफेंस लगाते हैं, या अल्टरनेटिव रूप में ऑफेंसेस क्रिएट करते हैं। और दूसरा उसका देख लीजिए, वो आपको और भी इनेबल कर देगा। नहीं होने के बाद भी अगर एविडेंस से ये पता चलता है, समझ गए? कन्विक्शन किया जाए। ये सारे प्रयास किस लिए है? एक्यूज कहीं से बचना नहीं चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत खुश हो जाए कि मेरे ऊपर तो ये चार्ज लगा ही नहीं है। तो हमने पहले कह दिया 216 में आप हाँ, तो उसके कंसर्निंग तो उन्होंने बताया था कि जिस वक्त आप चेंज करते हैं, 216 ने क्या बताया कि जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले या कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वैसे स्थिति में फिर वो सिचुएशंस देखेंगे हम कि नया चार्ज लगाने से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है तो वहीं से ट्रायल स्टार्ट कर देंगे, इम्पैक्ट पड़ा है तो एडजर्न कर देंगे या फिर नया ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। वो सारे प्रोविजंस तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। 222 ऐसा है कि कोई आपने ऑफेंस लगाया है, मतलब चार्जेस लगाया है, बट वो साबित होता है तो कोई छोटा अपराध साबित हो जाता है। ये क्या मामला हुआ? आपने किसी को ग्रेवियस सर्ट किया, कौन सा ऑफेंस है ये? पनिशेबल सेक्शन 325 ग्रेवियस सर्ट के कंसर्निंग। बाद में पता चला कि ग्रेवियस सर्ट इसलिए किया कि वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन आपको दिया था, आपने इनिशिएटिव नहीं लिया था उसको, उसकी वो हालत करने में। बट मान लीजिए उसने कुछ ऐसी हरकत की थी, कई बार होता है जब हम अपना आपा खोद बैठते हैं कुछ बातें सुन के जो हमें आदत नहीं है सुनने की, तो वो क्या होता है, फॉर सडन जो हमारा पैशन होता है वो क्या होता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हम वो काम कर बैठते हैं। तो वैसे स्थिति में अगर हमने इसको ठुकाई करके ग्रेवियस सर्ट कर दिया है तो देन वो चार्ज चला जाएगा 335 में, सॉरी 235 में। 225 का लगा हुआ ऑफेंस 235 में कन्वर्ट कर जाएगा। ये उसकी मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, सिचुएशन वो नहीं थी। तो वैसे स्थिति में बड़ा ऑफेंस का चार्ज लगा था पर साबित हुआ क्या, छोटा ऑफेंस। ये हो सकता है। उसका थर्ड देखिए क्या कह रहा है वो 222 का। ये भी हो सकता है कि चार्ज ना प्रूफ हुआ हो बट अटेम्प्ट प्रूफ हो गया हो। देन वैसे स्थिति में हम अटेम्प्ट के लिए भी उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ वही इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस
हम लोग चैप्टर 14 किसके कंसर्निंग देख रहे थे? चैप्टर 14 की बात कर रहे हैं। कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें में क्या थी? पहले कॉग्निजेंस लेंगे, बिना उसके नहीं लेंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वो हमें फुलफिल करना होगा। यही 222 कह रहा है, 222 का 4। क्योंकि जो चार्ज आप लगाए थे वो चार्ज तो रहा नहीं, या तो उसके कुछ पर्टिकुलर्स मिलके कोई छोटा ऑफेंस क्रिएट कर दे रहे हैं, या फिर उसके अटेम्प्ट को बना दे रहे हैं। तो वैसे स्थिति में मान लीजिए कोई प्रीरिक्विजिट है उसका, क्योंकि प्रीरिक्विजिट वहीं पे तो है, वहीं पे तो आपको प्रीवियस सेंशन की भी बात हो रही है। 190 से 199 तक का जो प्रोविजन है वही है ना कंडीशन जो फुलफिल करना है। तो वहाँ अगर प्रीवियस सेंक्शन की कोई बात है जिससे हमें लेना है तो वो तो हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा, और अगर ले चुके हैं पहले से तब कोई जरूरत नहीं है। 223 क्या कह रहा है? किन व्यक्तियों पे एक साथ डिफरेंट ऑफेंसेस लगाए जा सकते हैं? किन व्यक्तियों पे? सेम ट्रांजैक्शन है, सेम ऑफेंस है, पहला कंडीशन। सेम ट्रांजैक्शन सेम ऑफेंस मोर देन 1 पर्सन क्या हो सकता है? सबको इकट्ठा करो। नहीं, वो तो समझ रहे हैं, बट कौन सी सिचुएशन हो सकती है? 3-4 लोग गए, किसी एक व्यक्ति को पीट दिए। एक व्यक्ति ने तो पीटा नहीं, तो इन तीनों चारों को एक साथ ट्रायल करेंगे। ऑफेंस तो एक ही है, ये कर सकते हैं। दूसरी स्थिति वही, चाहे तो वो एबेटमेंट हो या उसका अटेम्प्ट हो। तीसरी स्थिति जो तुम 219 की बात कर रही है उसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। वो किसकी बात कर रहा है? हाँ, बट ये किसके कंसर्निंग? क्या अंतर है उस 219 और यहाँ 219 में? हाँ यस, वहाँ 1% था, यहाँ अधिक पर्सन है। और फिर उसी का 4 में क्या अंतर है? 4 और 1 के में अंतर बताइए हमको। 223 के 1 में और 4 के 223 के 4 में सेम ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ऑफेंसेस है। यानी कि अगर मान लीजिए वो किसी के घर में घुसा तो एक ऑफेंस वहाँ होगा टेस्पास का, फिर उसके अंदर कोई ऑफेंस किया वो ऑफेंस होगा, यानी सीरीज ऑफ ऑफेंसेस हो जाएंगे। ट्रांजैक्शन एक ही है। जो फिफ्थ है उसमें आपको थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, चीटिंग है और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी है। ये जब चीज़ें ऑफेंस होंगी तो उसके कंसर्निंग प्रॉपर्टी भी आएगी, कहीं उसको छुपाई जाएगी, कहीं रखी जाएगी, उसका एक साथ, और साथ ही साथ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का जो अबेटमेंट होगा या अटेम्प्ट होगा, उन सब का एक साथ हम ट्रायल कर सकते हैं। सिक्स्थ में आपको सिर्फ याद करने या सिर्फ ध्यान देने की बात है, सब बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 411 और 414 ये दो ऑफेंस के कंसर्निंग हम एक साथ कर सकते हैं। 411 जानते हैं, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना, और 414 बेईमानी से छिपाना चुराई संपत्ति को। उन दोनों का एक साथ आप ऑफेंस भी लगा सकते हैं और चार्ज भी लगा सकते हैं और साथ साथ ट्रायल भी कर सकते हैं। और ये लास्ट जो है आपका 7, उसमें क्या कर रहा है? वो काउंटरफिट कॉइन है उसके पास, और उसका एबेटमेंट और उसका अटेम्प्ट, इन सबों का एक साथ
चार्ज भी लगेगा और ट्रायल भी किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए उसने क्या लिखा है। उसने क्या कहा है कि अगर इन सब किसी भी क्राइटेरिया में कोई व्यक्ति नहीं आता है और उन पे एक से अधिक अपराध का आरोप है और वो सब चाहते हैं कि उनका एक साथ ट्रायल हो, तब मजिस्ट्रेट या सेशन जज किसके जुडिशियल ब्रेन पे ये छोड़ दिया गया ऑप्शन? दोनों की स्थिति में, दोनों ही स्थिति में अगर ये चाहते हैं, ये अगर समझते हैं कि इससे इन पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो इसको अलाउ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लास्ट प्रोविजन है इसका 224। किसी एक व्यक्ति पे एक से अधिक ऑफेंसेस का चार्ज है, उसमें से एक या अधिक साबित हो गया और उसके लिए वो कन्विक्ट भी हो गया, बाकी चार्ज अभी भी हैं उस पे, तब या तो कॉम्प्लेनेंट या फिर प्रोसिक्यूशन किसकी इजाजत से कोर्ट से ये प्रार्थना करेगा कि बाकी चार्जों को हटा दिया जाए। कोई ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा? कुछ ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया है, वो जितने भी ऑफेंसेस लगे थे उस पर, यानी एक से अधिक ऑफेंसेस लगे थे, उसके एक से ऑफेंसेस कंसर्निंग चार्जेस लगे थे, उसमें से कुछ साबित हो गए और उसके लिए वो कन्विक्ट हो गया, लेकिन बाकी अभी चार्जेस साबित होने बाकी हैं। तो कॉम्प्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन निवेदन करेगा कोर्ट से कि जो चार्ज साबित नहीं हुए हैं उनको हटा दीजिए, या कोर्ट खुद भी उसकी इंक्वायरी या ट्रायल अपने सो मोटो से रोक देगा। और इस तरह निवेदन का परिणाम यह होगा कि जो बाकी चार्जेज हैं उससे वो दोष मुक्त हो जाएगा। ऐसी हरकत क्यों करेगा कोई? ये सीन कहां बनेगी? ट्रायल कोर्ट में। मामला अपील में जब जाएगा या रिवीजन में, तो वैसी स्थिति में अगर अपीलेट कोर्ट इसके इस कॉन्विक्शन को सेट असाइड कर देता है, कॉन्विक्शन को सेट असाइड किया, इसका मतलब कि जो चार्ज प्रूफ हुआ था वो उससे भी वो मुक्त हो गया, और जो बाकी चार्ज था जो प्रूफ नहीं हुआ था उसको आपने ऑलरेडी मुक्त कर रखा है। तब की स्थिति में कोर्ट, जो भी आपके अपीलेट कोर्ट है, उसके डायरेक्शन के अधीन रहते हुए फिर से उन चार्जेस को रीओपन कर सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो हमको समझाइए क्या हुआ था। यानी कन्विक्शन अगर सेट असाइड हो जाता है लेटर, हाँ लेटर ऑन मतलब कब जाके अपीलेट कोर्ट में ही? अपीलेट कोर्ट में सेट असाइड हो जाता तो ये जो नीचे वाली कोर्ट है वो चाहे सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेटिंग असाइड द कन्विक्शन, वो दोबारा उस चार्ज जो कि रोक दिया गया था फिर से ट्रायल उसका कंडक्ट कर सकता है। किसका? रुके हुए चार्ज का ना? रोके हुए चार्ज का। पर ऐसा क्यों करेगा? पूरा चार्ज को क्यों नहीं? उसका कन्विक्शन तो हो गया था, ट्रायल हो चुका था, क्योंकि बाकी चार्जेस को सेट असाइड कर दिया गया था। क्योंकि अपीलेट कोर्ट का है ना, उसके अगेंस्ट में तो आप जा नहीं सकते हैं। क्यों ऐसा करेगा कोई? नहीं, सेम नेचर का नहीं, क्योंकि देखिए उसमें क्या हुआ डिफरेंस चार्ज। हमारा आप 200 जिस वक्त 18 देखे तो वहाँ क्या था कि आप डिस्टिंक्ट चार्ज के लिए, डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए डिस्टिंक्ट चार्ज लगाइए और सेपरेट उसका ट्रायल कीजिए। आपने सबको क्लब्ड कर दिया। अब उसके ड्यूरेशन में कुछ चीज़ें प्रूफ हुई, कुछ चीज़ें रह गई,
तो वैसी स्थिति में जो रह मतलब अब आपका एक जो भी आपका मतलब जिसके आप विक्टिम हैं उसको तो पनिशमेंट मिल ही गई है। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको हर वक्त बदला निकालने की कोशिश है। तो आप चाहें ऐसा थोड़ी है कि आपको करना ही है। हाँ, नेक्स्ट जो इसका है कि कोर्ट सो मोटो चाहे तो उसके ट्रायल या इंक्वायरी को रोक सकती है। वैसे स्थिति में तो आप कुछ नहीं कर सकते कि सो मोटो वो कर रही है। और बाकी चीज़ों के लिए कॉन्विक्ट हो गया, वो चला गया अपील में और वहाँ से वो फिर से सेटिस्फाइड करवा दिया, तो बाकी जो बचे हुए हैं उसका फिर से हो सकता है। ये तो वही हो गया ना कि अच्छा चलो उसने छोड़ दिया तो चलो इसमें उसको ये कर देता है। नहीं, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ था चार्ज। ऐसा थोड़ी कि हम कोई नया चार्ज लगा रहे हैं। चार्ज ऑलरेडी लगा हुआ था, बट उस वक्त तक वो प्रूफ नहीं हुआ था, उसके अगेंस्ट में हमको कन्विक्शन नहीं किया था उसको, उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि एक चार्ज को के तहत या दो एक से अधिक चार्जेस के तहत उसको कन्विक्शन हम कर चुके हैं। और कन्विक्शन के पीछे हमने देखा है कि जो भी सेंटेंसेस है वो क्या चलते हैं, या तो कंकरेंट चलेंगे या कॉन्सिक्वेंट चलेंगे, जो भी पनिशमेंट है। तो एक की तो सजा में मान लीजिए उसमें मैक्सिमम के लिए हमने करवा दिया है, जिसमें मान लीजिए मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता था, तो करवा दिए हैं, तो उसके तहत वो उसको कन्विक्शन होगी, उसकी वो सजा भुगतेगा। ये तो रेयर केस होगा कि वहाँ जाके सेटिस्फाइड हो गया, और सेटिस्फाइड हुआ तो बाकी जो बच गया, क्योंकि ये भी तो होता है ना, अभी 222 हम लोग देख रहे थे तो क्या था कि बड़ा अपराध घट के छोटा अपराध बन जा रहा था, अटेम्प्ट भी हो जा रहा था। उन सब चीज़ों की कंसर्निंग फिर से हम इसको कर सकते हैं। ये प्रोविजन है, बट ये प्रोविजन कहाँ से स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, इसकी कोड में व्यवस्था नहीं दी गई है। जिस वक्त आपने बंद कर दिया तो आप फिर से कब स्टार्ट करेंगे, इसकी व्यवस्था इसमें नहीं दी गई है। जनरल प्रैक्टिस में होता है। जनरल प्रैक्टिस की जब आप बात कीजिएगा तो जनरल प्रैक्टिस में इतनी बारीकी से कौन देखता है, जरा आप हमें बताइए। आपका भी जब तक एग्जाम है तब तक आप बारीकी से देख रहे हैं, नहीं बाकी चीज़ें तो जो चीज़ आएंगी। जनरल प्रैक्टिस में क्या लिखा हुआ है, आपकी किताब में लिखा हुआ है डे टू डे आप ट्रायल करें, डे टू डे आप इंक्वायरी करेंगे। कौन सा डे टू डे इंक्वायरी होती है, जरा हमें बताइए। आज एक डेट पड़ेगा गवाह का, दूसरा डेट 1 महीने बाद पड़ेगा। आप कभी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि 309 में देखिए क्या प्रोविजन है, और 309 का प्रोविजन कब आया है, 2013 के अमेंडमेंट के बाद आया है। पुराने जज वगैरह लोग हैं वो देखते ही नहीं है इस चीज़ को। यानी ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो उनको मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानना पड़ेगा। तो आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे तब, देखिए कोई भी कोर्ट प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही चलता है, आप उसको बताएंगे तब न। हम तो बार बार एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं कि बेरुबारी में क्या था, आपका प्रस्तावना प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, केशवानंद भारती में कैसे शामिल हो गया। ये कोई इस बीच घटना थोड़ी घटी थी, आपको कुछ समझाना पड़ता है, वही चीजें हैं। इसलिए वहां जनरल चीजों में फर्क आ जाता है। बाकी ये प्रोविजंस है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो आप देख चुके हैं। कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है मेरे ख्याल से। 464 को जरा गौर से पढ़िएगा और वहीं लिख दीजिए जहां आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको पढ़ना। 215 के आगे तो लिखे ही हैं आप।